ये बेसिक्स अकाउंटेंसी क्लास में मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था आपको याद है? एक बार इसको क्विक टाइम में रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ाया था मैंने, आप देख लीजिए। फर्स्ट क्लास थी इसकी है, याद है? बेसिक्स की है, फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज हम सेकंड क्लास लेंगे इसका। और उस क्लास मैंने क्या कहा था कि बेसिक्स की ज़रूरत हर उन बच्चों को पड़ती है जो 11th-12th में कॉमर्स नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि बेसिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से की थी, यहाँ से देखिए। सबसे पहली बात थी कि वाई वी डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते क्यों मैं? अकाउंटिंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, याद है? स्टेप्स इन अकाउंटिंग क्या था? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। मैंने कहा था इंटरप्रिटेशंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रॉपर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अल्टीमेटली बात कहाँ से शुरू होती है? रिकॉर्डिंग से। लेकिन आइडेंटिफिकेशन मैंने कुछ बात समझाई थी आपको। दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कौन सा? रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफ़र, फाइट, लव एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये सब फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं, और जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन परचेज, सेल, सैलरी पेड, रेंट पेड, दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दीज बिजनेस इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बातें आपसे हो चुकी है। फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? रिकॉर्ड करने के लिए हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, आपके सामने दिख रहा है। कौन कौन से सब्सिडरी बुक्स हैं? सबसे पहले उसमें परचेज बुक है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो मैंने सब्सिडरी बुक को हेडिंग बना रखा है ना, ये हेडिंग नहीं है इसका, ये सारे सब्सिडरी बुक्स के अंदर आते हैं। सब्सिडरी बुक इसका मेन हेडिंग है और सारे इसके अंदर आते हैं। सब्सिडरी बुक्स के अंदर पहला क्या आता है? परचेज बुक। फिर क्या? सेल्स बुक। फिर क्या? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड कैश बुक। मैंने इनके बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी दी थी आपको कि अगर क्रेडिट परचेज आप करेंगे तो वो कहाँ आएगा? परचेज बुक में। क्रेडिट सेल्स करेंगे तो कहाँ आएगा? सेल्स बुक में। और अगर परचेज रिटर्न हुआ तो आपने रिटर्न कर दिया गुड्स तो परचेज रिटर्न बुक में। आपको किसी ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल मैंने कहा था छोड़ देने के लिए। कैश बुक, जितने भी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड होते हैं सारे कहाँ आते हैं? कैश बुक में, ठीक है। उसके बाद कहा था कि जो इस बुक्स में नहीं आ पाएंगे उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर की एंट्री पास होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब आपने बुक्स की बात समझ ली थी तो मैंने कहा था इसके बाद क्लासिफिकेशंस होता है। मैंने एग्जांपल दिए थे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, मैं क्या करता हूँ उसको क्लासीफाई कर रहा हूँ। सिमिलरली सेकेंड ईयर, सिमिलरली थर्ड ईयर। क्लासिफिकेशंस को क्या बोलते हैं हम? लेजर्स। जैसे कैश अकाउंट है, एक लेजर है। इस तरह से रेंट अकाउंट है, और बहुत तरह के लेजर्स इस तरह से बनते हैं। जब लेजर हम डिस्कस करेंगे तो लेजर के बारे में बात होगी। समराइजिंग में क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस। जहाँ पे जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हो उन सारे अकाउंट्स को हम समराइज करते हैं, उसकी नेट फिगर दिखाते हैं। रेंट है उसकी नेट अमाउंट, सैलरी है उसकी नेट अमाउंट, फर्नीचर उसकी नेट अमाउंट, बिल्डिंग उसकी नेट अमाउंट। ये सब जब मैं करूँगा तो आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा आपको। आगे है समराइजिंग में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ तक की बातें तो आपसे हो चुकी है, क्या कहते हो? ठीक है सर। फिर मैंने कहा था कि जब ये स्टेप्स इन अकाउंटिंग की बात हो जाएगी तो बात करेंगे हम किसकी? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला टाइप क्या था? पर्सनल अकाउंट। फिर क्या? रियल अकाउंट। फिर क्या? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन सा? नेचुरल,
आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में कौन थे? सारे ह्यूमन बींग्स, सारे नेचुरल पर्सन्स हो गए। आर्टिफिशियल कौन हुए? ऑल द इंस्टीट्यूशंस। एंड रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया? जो खुद तो पर्सनल नहीं है लेकिन किसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस के लिए उसको बोलते हैं कैपिटल। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस, इनटू द बिजनेस, वेदर इन कैश और इन काइंड। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग सर, एनीथिंग वेदर इन कैश और इन काइंड withdrawn by businessman for personal use, that is called what? Drawings. तो ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। उसके बाद मैंने काफ़ी डिस्कस किया था कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, उनके पीछे या आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा दो तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। याद है आपको? वो सारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इसका मतलब सर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एडवांस रिसीव्ड, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स, आई एम सॉरी पर्सनल अकाउंट्स। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? उनको रिप्रेजेंट करता है जिसको आपको अभी पैसा देना है या जिससे पैसा लेना है, उनको रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, अभी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है अभी पता नहीं आपको, मान लीजिए कि कोई नॉमिनल अकाउंट है, रेंट, सैलरी, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके साथ साथ आउटस्टैंडिंग लगा दो, प्रीपेड लगा दो, एडवांस लगा दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। ये था पिछले क्लास का रिवीजन। अब आज की बात। आप इस चेयर पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ हल्का सा। अब आज की बात। आज की बात क्या सर? पर्सनल अकाउंट के बाद क्या करना है मुझे? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को और क्या कहते हैं लिखिए, पहले मैं लिखता हूँ, ये क्लास नंबर 2 है, आप ये लिख लीजिए कहीं पे, क्लास नंबर 2 है। रियल अकाउंट की क्या पहचान है? ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये होता है आपको नॉन लिविंग एसेट्स। नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान ना हो, और ये एसेट्स हो सकता है, एसेट्स ही होता है नॉन लिविंग। और ये एसेट्स आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल और टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। क्या सर टेंजिबल क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो आपको दिखता है। आपने देखा कि अब मेरी आवाज़ क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि रिवीजन खत्म हो चुका है। रिवीजन में तो फास्टली करना पड़ता है ना, अब ये नया कॉन्सेप्ट तो मैं ऑटोमेटिक धीरे हो चुका हूँ। टेंजिबल कौन होते हैं सर? ऐसे एसेट्स जो आपको दिखता है, जिसको टच कर सकते हैं, जो अगर पोर्टेबल है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट हर जगह जरूरी नहीं है। क्या बिल्डिंग रिप्लेस हो सकता है? नहीं, लेकिन बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल है। लेकिन चेयर क्या हो सकता है? रिप्लेस हो सकता है, लेकिन चेयर क्या है? टेंजिबल है। तो रिप्लेसमेंट कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन रिप्लेसमेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन टच कर सकते हैं उसको, देख सकते हैं उसको। बात समझ गए? तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो फर्नीचर हो गया, या मशीनरी हो गया, या प्लांट्स हो गया, एक्सेट्रा। मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। दिख रहा है आपको? लिख लो इसको, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। सर इंटेंजिबल कौन होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन ये भी एसेट्स होते हैं। इनको वैल्यू कर सकते हैं, इनको इनकी मेजर की जा सकती है, क्वांटिफाई की जा सकती है। जैसे देखो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, नो हाउ,
ठीक है ना। नो हाउ, जो जो टेक्निक्स आपको पता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का टेक्निक्स आपको पता है तो आप उसको शेयर करते हैं ना, वो भी एसेट्स होता है। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, नो हाउ एक्सेट्रा, ये सभी आपके एसेट्स होते हैं। इन सब की वैल्यू भी की जाती है और इनको सेल भी की जाती है। तो इसका मतलब सर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों मिलाकर के क्या हो गए हमारे, रियल अकाउंट्स हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक नहीं है? नहीं सर। रियल अकाउंट की क्या खास बात होती है, अभी तो रियल अकाउंट को आपने पहचान लिया है। ये बिजनेस में सेल करके आ सकते हैं और बिजनेस से सेल करके क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना। रियल अकाउंट क्या हो सकता है, रियल अकाउंट्स को या तो आप क्या कर सकते हैं, परचेज करेंगे, या इसको सेल करेंगे। अगर परचेज करते हैं तो इसका मतलब ये एसेट कम्स इन हो रहा है, कम्स इन आ रहा है आपके बिजनेस में। अकाउंटिंग में हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा क्या सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको सेल करेंगे तो क्या होगा, ये गोज आउट हो सकता है, कम्स इन एंड गोज आउट। अगर परचेज करेंगे तो कम्स इन होगा और सेल करेंगे तो क्या होगा, गोज आउट होगा। ठीक है सर, यहां की बात तो क्लियर है। लेकिन यही बात पर्सनल अकाउंट में मैंने तभी बताया नहीं था, अभी बताता हूं आपको। पर्सनल अकाउंट क्या कर सकता है, यहां देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आप परचेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। अगर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ पर्सन है तो क्या उसको परचेज करोगे आप, क्या उसको सेल करोगे आप, नहीं। पर्सनल अकाउंट किसी बिजनेस में दो तरह से हेल्प कर सकता है किसी बिजनेस को, या तो वो रिसीवर हो सकता है, या तो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहे हो, नहीं हो सकता है, या वो बिजनेस के लिए गिवर हो सकता है, रिसीवर या गिवर। बिजनेस के लिए रिसीवर हो सकता है या बिजनेस के लिए गिवर हो सकता है। मान गए बात? यस सर। ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी पूछूंगा पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है, या तो पर्सनल कोई पर्सन्स मेरे से कुछ ले सकता है, मैं मान लो बिजनेस हूँ, बिजनेस से कुछ ले सकता है, या बिजनेस को क्या कर सकता है, कुछ दे सकता है। लेकिन जो रियल अकाउंट होते हैं, अगर आप परचेज करेंगे तो बिजनेस में आएगा, सेल करेंगे तो बिजनेस से जाएगा, ये गिवर या रिसीवर नहीं हो सकता। क्या कोई रियल अकाउंट आपको कुछ दे सकता है, वो तो नॉन लिविंग हो, क्या दे सकता है हमको। अगर हम पैसे दे के परचेज करेंगे तो मेरे पास आएगा, सेल करेंगे तो चला जाएगा। तो ये मत समझना कि अकाउंटिंग में हर अकाउंट्स का सेम ट्रीटमेंट होता है। अकाउंट्स का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका टाइप्स क्या है, टाइप्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट। तो अभी मैं इसका खुल के सारी बात नहीं बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ बातें भी बात करनी बाकी है। अभी सिर्फ इतना बताया है कि पर्सनल अकाउंट में या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, रियल अकाउंट में क्या होगा, कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। ठीक है जी। अब तीसरा अकाउंट लिखिए आप, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सर, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, याद है आपको, कि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? मैंने पूछा था आपसे, याद है? मैंने कहा था बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्या? दिमाग। मनी तो नहीं बोला ना, दिमाग होता है। और दिमाग किसके पास होता है? पर्सन्स के पास, आम लोगों के पास, हमारे पास, तुम्हारे पास। इसलिए पर्सनल अकाउंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। उसके बाद आप स्टूडेंट था भी इंपॉर्टेंट है, हम दोनों क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। लेकिन क्या हम सड़क पे पढ़ाएंगे? सड़क पे तो नहीं पढ़ा सकते ना। इमरजेंसी पढ़ने पे पढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली हम सड़क पे तो नहीं पढ़ाएंगे ना। इंस्टीट्यूट चाहिए, क्लासरूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। अगर हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, लैपटॉप पढ़ाते तो अदरवाइज बोर्ड तो चाहिए, मार्कर चाहिए, नहीं चाहिए? तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स। क्या होते हैं ये? रियल अकाउंट। फैन भी चाहिए, एसी भी चाहिए, ये सब क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स। तो देखो इसी क्लासरूम में दिख गया आपको, हम दोनों पर्सनल अकाउंट हैं और ये सब क्या है? रियल अकाउंट्स।
लेकिन क्या फैन मेरे पास है तो फैन चल जाएगा? फैन में पावर भी चाहिए, एसी में पावर भी चाहिए, प्रोजेक्टर में लाइट भी चाहिए। अगर बच्चे इंस्टीट्यूट आते तो उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए। अगर किराए पर रहते तो मकान मालिक को रेंट भी देना पड़ेगा। और ये बिजली बिल मुझे बार बार पे करना पड़ता है, रेंट मुझे बार बार देना पड़ता है, पानी मुझे बार बार खरीदना होता है, मार्कर मुझे बार बार खरीदना होता है। तो जो काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, कोई सर्विसेज मार्केट से आपने परचेज किया और सर्विस की पेमेंट आपको करनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर्विस है? नहीं है। मार्केट से पानी लेना, पानी वाला अगर पानी पहुंचाता तो वो भी क्या है? सर्विस है। तो अगर सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट आप करते हैं तो वो एक बार पेमेंट करने से बात नहीं बनेगी, बार बार करना होगा। एसी तो हम एक बार में खरीद लेंगे, 4 साल 5 साल चल जाएगा, लेकिन बिजली बिल क्या होगा? बाइक हम एक बार खरीद लेंगे, लेकिन पेट्रोल क्या लगेगा? बार बार। न्यूज़पेपर मुझे क्या करना पड़ेगा? रोज़ खरीदना पड़ेगा। क्या एक दिन का न्यूज़पेपर लेके हम 1 साल पढ़ लेंगे? नहीं। लेकिन रामायण की बुक अगर मैंने एक बार परचेज की तो पूरी ज़िंदगी पढ़ लो। तो बुक्स का भी फ़र्क होता है। एक बुक है रामायण या महाभारत या आपका बुक्स टेक्स्ट बुक, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि ये लंबे समय तक यूज़ होगा। लेकिन मैगजीन क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आज पढ़े कल ख़त्म या 15 दिन में ख़त्म हो चुका है। तो जिनके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने पड़ते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और आपने देख लिया कि जब तक हम और आप नहीं थे तो क्लास हो नहीं सकती पर्सनल अकाउंट। ये फर्नीचर नहीं था, ये प्रोजेक्टर लैपटॉप्स नहीं था तो क्लास हो नहीं सकती रियल अकाउंट। अगर पंखा था, एसी था, लाइट नहीं था तो लाइट क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। बात समझ गए? और ये तीनों मिल करके क्या चला रहा है? क्लास कंडक्ट कर रहा है या किसी भी बिजनेस को चला रहा है। हर बिजनेस में 3 चीज़ होते हैं। लिखिए नॉमिनल अकाउंट, लिख लिया? तो नॉमिनल अकाउंट की पहचान क्या होती है? ये होते हैं टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी नेचर का मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना। अगर आपकी अपनी बिल्डिंग आपने परचेज की है तो एक बार पेमेंट करोगे आप, बिल्डिंग आपकी हो गई। लेकिन रेंट पे हो तो क्या है? 1 महीने की रेंट पे किए, इफेक्ट खत्म हो गया, अगले महीने फिर से क्या करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी नेचर। जो रेंट आपने पे किया उसका इफेक्ट कितना दिन था? 1 महीना, 1 मंथ ओनली। दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इन नेचर। और ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट टेम्पररी नेचर। इसकी पहचान और क्या होती है? ये होते हैं आपको 2 तरह के होते हैं। देखो, एक होते हैं ये एक्सपेंडिचर लॉसेस। जितने भी लॉस आपको हो रहा है रेगुलर बेसिस पे या एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सभी क्या हो गए? वो सभी हो गए नॉमिनल अकाउंट। और दूसरा होता है इनकम्स या प्रॉफिट्स या फिर गेन्स। इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। एक्सपेंडिचर आपको बार बार करने पड़ते हैं। पहले एक्सपेंडिचर के बारे में समझाता हूं। जैसे आपने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, ये सब आपको बार बार करना होता है। रेंट, सैलरी, या आपने रिपेयर पे किया, मानते हो? इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट पेड है, या एक्सेट्रा, ये सब आपको बार बार करना होता है। आपने डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न करी है, ये भी आपको हर साल करना होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं? एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, वही बार बार करना होता है। ये सारे क्या हो गए? नॉमिनल अकाउंट। कुछ लॉसेस का एग्जांपल देखो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को सेल किया आपने, एसेट्स को सेल करके आपको नुकसान हुआ तो वो भी क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लॉस फिर भी हो सकता कभी भी आपको। अब देखिए इनकम। इसी तरह से देखो इनकम में क्या क्या होता है। पहले इनकम का, प्रॉफिट का और गेन्स का मीनिंग समझ लो, डिफरेंस। देखो, अगर कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है,
नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जहाँ पे आप ऐसा कोई संस्था चलाते हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस होंगे, उन सब जगहों पे जो कमाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इनकम्स। सर्विसेज से जो कमाते हैं आप। और अगर ट्रेडिंग से आप कमाते हैं, एक बार चलो इनकम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना, नॉन ट्रेडिंग, मतलब ऐसा बिजनेस जिसका मकसद ट्रेड करना नहीं है, नॉन ट्रेडिंग, और उससे, ठीक है ना, उससे जो कमाएंगे क्या कहलाएगा? इनकम्स। और जो बिजनेस से कमाएंगे, गुड्स को सेल परचेज करके कमाएंगे, उनसे होती तो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स। अगर किसी एसेट्स को बेच के कमाया आपने, कोई एसेट्स है, जैसे मान लो आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेचने का काम है आपका, बिल्डर्स हैं आप, तब तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप बिल्डर नहीं है, आपके पास एक दो घर है मुश्किल से, आपने उसको बेच दिया और उससे कुछ कमा लिया, तो क्या कहलाएगा? गेन्स। कभी कभार जो कमाते हैं किसी एसेट से क्या कहलाते हैं? गेन कहलाते हैं। तो ये टेक्निकल डिफरेंस था इनके, इनके तीनों शब्द के मीनिंग में अलग अलग मीनिंग थे इसके, वो समझा दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए रेंट रिसीव्ड है, मिल रहा है आपको, या फिर मान लीजिए क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट आप पे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट आप रिसीव भी कर सकते हैं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। या फिर देखो कमीशन रिसीव्ड, या डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब क्या हो गए? बोल दो। ये सभी हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये बार बार होगा आपको। फी रिसीव्ड, फी भी रिसीव कर सकते हैं आप। या सब्सक्रिप्शन, ये सब क्या हो गए आपके? नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो गुड्स होता है ना, गुड्स, उसको सेल करते हैं, सेल्स। तो कई कई बुक्स ने क्या कर रखा है? सेल्स को भी नॉमिनल अकाउंट माना है। सेल्स को भी क्या माना? नॉमिनल, क्योंकि सेल्स क्या होती है? बार बार होती है। और परचेजेस को क्या माना? नॉमिनल। परचेज एक्सपेंडिचर हो गया एंड सेल्स इनकम हो गया। लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि परचेजेस में हम गुड्स परचेज करते हैं, और गुड्स फिजिकल फॉर्म में होता है, तो उसको रियल अकाउंट भी क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। सेल्स में भी क्या कर सकते हैं? रियल अकाउंट मान सकते हैं, क्योंकि गुड्स आ रहा है और गुड्स जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ बुक्स ये भी कहते हैं कि परचेजेस तो बार बार होता है ना, फ्रिक्वेंटली होता है ना, तो इसको क्या मान लो आप? नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंडिचर। और सेल्स को क्या मान लो? नॉमिनल अकाउंट का इनकम। ठीक है जी। कहीं भी मानेंगे, दोनों जगह भी कुछ भी मान लेंगे, ट्रीटमेंट सेम ही होगा इसका। तो ये सारे हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट। तो आपने क्या देखा बच्चे यार कि पर्सनल अकाउंट एंड, लेकिन एक बात और भी कहने की बात, आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट, मैं समराइज कर रहा हूं आपको, अब बिजनेस को दो तरह से हेल्प कर रहा है, या तो वो रिसीवर हो जाता है या वो गिवर हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स बिजनेस को दो तरह से हेल्प कर रहा है। आई एम सॉरी, पहले नॉमिनल लिखना नहीं चाहिए था, पहले क्या लिखना चाहिए? रियल अकाउंट। चलो मैं रियल ही देता हूँ। रियल अकाउंट या तो क्या होता है, अगर परचेज करोगे तो क्या होगा? कम्स इन। सेल करोगे तो क्या होगा? गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट आपके दो तरह से हेल्प करते हैं, और क्या है वो? नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना, इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है जी। ये क्या हो सकता है? ये देखो, हर किसी का दो पार्ट, हर किसी के दो इफेक्ट्स हैं। बात समझ गए? अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं और समझना शुरू कर दिए हैं, तो काफ़ी काम आपका हो चुका है।
आपको अकाउंटेंसी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आज से पहले तक आप क्या थे, किसी भी आइटम्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। कौन किस काम बिजनेस में आएगा आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको क्या चल चुका है, पता चल चुका है। कौन किस काम आएगा आपको पता चल चुका है। अब इससे आगे बढ़ने की बात आ गई है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के टाइप्स हो चुके हैं और इनसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप्स इन अकाउंटिंग बताया। स्टेप्स इन अकाउंटिंग को थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया, और उसको डिस्क्राइब करने के बाद अब कुछ बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट्स का। देखिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, सब एक साथ डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट्स, ले लो आप। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, या फिर एजम्पशंस भी होते हैं इसमें। एंड प्रिंसिपल्स। तब तक थोड़ा सा लिख लीजिए इस चीज़ को आप। देखिए सारी बात आपके सामने रिवाइज्ड है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स, इन सब को बुक ने अलग अलग डिस्कस किया है, लेकिन मैं उतना वक्त नहीं लगाऊंगा इस पर। मैं एक साथ सारा डिस्कस कर देता हूँ आपको। अब देखिए होता क्या है, अकाउंटिंग कोई न्यूटन्स लॉ तो है नहीं, ये नेचुरल तो नहीं है। जो एक बार कोई प्रिंसिपल सामने आ गए, कॉन्सेप्ट सामने आ गए, तो कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता। मान गए? ये अकाउंटिंग मैन मेड है, इंसान ने अपने लिए बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए बनाया, अपने यूज़ के लिए बनाया है। ठीक है ना, ये नेचुरल नहीं है। तो जब मैन मेड कोई चीज़ होता है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको सबको फॉलो करना होता है। बात समझ गए? अगर हर कोई अपने तरीके से गीत गाएगा, ध्यान दे रहे हो, अगर हर कोई अपने तरीके से काम करेगा तो फिर अकाउंटिंग का बेनिफिट पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं लिया जा सकता है। अकाउंटिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा आपको जब हर कोई क्या हो, जो कॉन्सेप्ट्स है उनको माने, जो प्रिंसिपल्स है उनको माने, जो एजम्पशंस है उनको फॉलो करे। आप अपनी गीत अपने तरीके से गा रहे हैं, मैं अपना गीत अपने तरीके से गा रहा हूँ, तो आपकी गीत ना मुझे समझ में आएगी, ना मेरी गीत आपको समझ में आएगी। तो अकाउंटिंग जैसे मैन मेड सब्जेक्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपको रखने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, बहुत ही मजाकिया सा एग्जांपल है, जैसे ट्रैफिक का मान लो। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और अपनी ट्रैफिक रूल्स आप खुद ही बना लेते हैं, और आपका सामने वाला जो ट्रैफिक रूल्स बना रखा है वो आपके रूल्स का जस्ट अपोजिट है, तो क्या होगा फिर? एक्सीडेंट ही होगा। इसलिए ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं और आपको उनको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। वो सब के लिए बने हुए हैं, और सब जब फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि सब लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग के रूल्स बने हुए हैं, यूनिवर्सली बने हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया में ये रूल एप्लीकेबल है। अब तो ग्लोबल अकाउंटिंग भी होने लगा है। इंडिया की बात तो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड ऐसा चाहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि पूरे दुनिया की अकाउंटिंग क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड लेवल पर सेम तो नहीं हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग लेवल पर सेम हो चुका है, सॉरी इंडिया लेवल पे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ एजम्पशंस है ना, कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको पहले जानने पड़ेंगे। तो मैं आज उसी को डिस्कस करूँगा। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखिए आप, बेसिकली ये प्रिंसिपल है, लिखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस का मतलब तो समझते ही आप,
एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है यूनिट। एक बिजनेस एक यूनिट है, बात समझ गए? और बिजनेस की अपनी पहचान है, और बिजनेस अपने बिजनेसमैन से अलग है। फॉर द सेक ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पज़ के लिए बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग माना गया है। मैं पहले इसको लिखवा देता हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा आपसे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स को लिखो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिजनेस एंड businessmen are two separate लिख रहे हैं एंटिटीज। एंटिटीज मतलब यूनिट्स। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, दोनों अलग अलग है। बिजनेस इज सपोज टू बी आर्टिफिशियल बॉडी। बिजनेस को क्या मानते हैं हम? सपोज टू बी आर्टिफिशियल बॉडी। बिजनेस को हम आर्टिफिशियल बॉडी मानते हैं। बिजनेस इज सपोज टू बी आर्टिफिशियल बॉडी, मान गए? और बिजनेसमैन तो नेचुरल बॉडी है, अलग है। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं सब किसके बुक में करते हैं? बिजनेस के बुक में कि बिजनेसमैन के बुक में? बिजनेस के बुक में। ऑल द अकाउंटिंग वर्क is done in the book। in the book आप सुन के लिखते जाना, ठीक है ना? all the accounting work is done, रुको, all the accounting works लिखना are done in the books of accounts। all the accounting works are done in the books of what? I'm sorry, क्या बोल रहा हूँ मैं? in the books of business। जो भी अकाउंटिंग वर्क करते हैं किसके बुक में करते हैं हम? बिजनेस के बुक में। बिजनेसमैन के पर्सनल लाइफ के जो खर्चे हैं उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। ध्यान समझना, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, समझ के देखो। बिजनेसमैन के पर्सनल लाइफ के जो खर्चे हैं उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर राइट वे इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मेरे इंस्टीट्यूट के जो खर्चे हैं और उसके लिए राइट वे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरे अपने पर्सनल खर्चे जो मेरे घर के हैं, मैं घर का मान लो रेंट पे करता हूँ, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, घर से मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं घूमने जाता हूँ, कहीं खाने जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, घर का बिजली बिल पे करता हूँ, वो सब मेरे क्या है? पर्सनल एक्सपेंडिचर है। उनको हमारे इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट के खर्चे हैं उनको फिर हमारे घर से कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट के खर्चे इंस्टीट्यूट की जगह पे है, और हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? अपनी व्यक्तिगत अपनी लाइफ का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस इंटेंटिव कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, और जो भी अकाउंटिंग वर्क हम करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं। मान गए? क्या मैं अपना रेंट पे करता हूँ, एंट्री होगी? मैं अपने घर का रेंट पे करता हूँ, क्या बिजनेस में एंट्री होगी? नहीं। लेकिन राइट वे का रेंट पे करता हूँ तो क्या होगा? होगी। हमारे घर के फर्नीचर उसका डिप्रिशिएशन की एंट्री यहाँ होगी, लेकिन बिजनेस की डिप्रिशिएशन हो तो क्या होगी? होगी। मान गए? तो आपको अकाउंटिंग बिजनेस के बुक का करना है, आपको अकाउंटिंग अपने पर्सनल लाइफ का नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस को सेपरेट यूनिट माना गया है इन द केस ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बात समझ गए? इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट समझिए अब, दूसरा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपका है
डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम को डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। यहां तक क्लियर है बच्चों, पक्की बात? यस सर। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखिए, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, each and every business transactions have डबल इफेक्ट्स। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके क्या होते हैं? डबल इफेक्ट्स होते हैं। ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव डबल इफेक्ट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ both the effects is called double entry system। Recording of both the effects is called double entry system। एग्जाम्पल देखो, समझ गए? यही खास बात है अकाउंटिंग की। हम सब अपने ज़िंदगी में रिकॉर्डिंग करते हैं। कुछ परचेज करके लाया, रिकॉर्डिंग कर लिया। किसी को पेमेंट किया, रिकॉर्डिंग कर लिया। बस हमारे ज़िंदगी में और अकाउंटिंग में डिफरेंस इस बात की है कि हम वन साइडेड रिकॉर्डिंग करते हैं, हम डबल साइड रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है? डबल साइड, डबल एंट्री सिस्टम है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, परचेज ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया, क्या दो इफेक्ट होगा सर? देखो, पहला इफेक्ट क्या है? फर्नीचर कम्स इन। एक इफेक्ट क्या हो गया? फर्नीचर कम्स इन। और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? आपने कैश में परचेज किया ना, तो कैश गोज आउट। फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट। ठीक है जी? देखो, दो इफेक्ट हो गया। अगर मान लो आपने रेंट पे किया, इसका दो इफेक्ट क्या होगा? इसका दो इफेक्ट क्या हो सकता है बताइए? एक तो होगा रेंट पेड, और दूसरा क्या होगा? कैश गोज आउट। एक रेंट पेड है और दूसरा कैश गोज आउट है। आपको यहां पे लगेगा सर जो रेंट पेड किया उसी में तो कैश गया ना, मानता हूं, लेकिन कैश जाना अलग चीज है, रेंट पे करना अलग चीज है। इसके बारे में आपको और डिटेल समझ में आएगा जब हम जर्नल एंट्री सिखाएंगे तब। दो इफेक्ट हो गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर बताऊंगा आपको। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू तो हो चुका है लेकिन उसको आपने पेड नहीं किया, तो क्या होगा? देखो, दो इफेक्ट क्या क्या होगा? एक तो होगा रेंट और दूसरा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग। एक होगा रेंट, दूसरा क्या होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग। अभी डिटेल इसके बारे में बाद में होगा, लेकिन पहले मुझे एक चीज बताइए आप बच्चे। क्या सर? देखो ना, यहाँ फर्नीचर कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको? चूंकि आप पढ़ चुके इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। फर्नीचर कौन सा अकाउंट दिख रहा है?
फर्नीचर है रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? ये भी है रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, नॉन लिविंग है, कैश रियल अकाउंट है। रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट तो बार बार पे करना पड़ेगा ना, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रेंट भी नॉमिनल अकाउंट। ये कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, ये बताओ? क्यों? क्योंकि रेंट नॉमिनल है, और नॉमिनल के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है, प्रीपेड लग जाता है, तो क्या हो जाता हो? पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। मज़ा आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हालांकि मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इसलिए पूछ लिया यहाँ पे। जो पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, वो एक एक चीज़ फिर दोबारा से वापस आएगा, ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है। एक बात आपने नोटिस नहीं किया, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था, उस वक्त मैंने 2 लाइन ड्रॉ किए थे। देखो ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये 2 लाइन भी क्या शो करता है? ये भी डबल इफेक्ट शो करता है। अभी हो गई इसके बारे में बात समझ गए? आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको? एक तो बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट सिखाया, दूसरा क्या? डबल एंट्री सिस्टम सिखाया, जिसको डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग में एंट्री हमेशा डबल एंट्री सिस्टम से होता है। अभी आपको नहीं पता है, लेकिन मैं अभी आपको लिख देता हूँ, आगे इसको यूज़ करना है मुझे। एक इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? डेबिट। उसका शॉर्ट क्या है? DR। दूसरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। उसका शॉर्ट क्या है? CR। लेकिन यहाँ पे कई लोग ना फनी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि डेबिट में R तो कहीं नहीं है, तो DR क्यों लिखा? क्रेडिट में तो चलो R दिख रहा है तो CR कर दिया, शॉर्ट में यहाँ DR क्यों हुआ, यहाँ CR क्यों हुआ? बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जो डेवर से बना हुआ है, उसमें R था इसलिए यहाँ DR लिया गया है। और क्रेडिट जो है ना, उसे क्रीडर से बनाया गया है। किससे बना है? क्रीडर। ठीक है ना, तो वहाँ पे R था इसलिए वहाँ पे क्या लिया गया? R लिया गया। तो डेवर एंड क्रीडर, यहाँ से वर्ड लिया गया है DR एंड CR। बात समझ गए? अदरवाइज ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऐसा कोई सब्जेक्टिवली इसका यूज़ आपको होगा नहीं। ठीक है जी, एक इफेक्ट को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हम क्रेडिट बोलते हैं। जब ये बात आएगी तो फिर इसके बारे में आपसे बात होगी। आइए अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? ये गोइंग कंसर्न का मतलब हुआ, देखो ये कंसर्न का मतलब है बिजनेस, गोइंग का मतलब होता है कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। मतलब व्हाट? एक बार आपने अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आप ये मान कर चल रहे हैं कि आपका बिजनेस क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप ये नहीं मान रहे हैं कि कल मेरा बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा। अगर आप ये मान लेंगे कि 2 साल बाद बंद होगा तो आप काम करोगे? ध्यान लगाओगे बिजनेस में? नहीं। अगर मुझे, जैसे लाइफ में क्या होता है, हम अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? गोइंग कंसर्न, मतलब कीप गोइंग ऑन। हमारी लाइफ जो है ना चलती रहेगी, हमें तो कभी जाना है ही नहीं। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, हमेशा चलती रहेगी। लेकिन सच्चाई है क्या ये? नहीं। सच्चाई तो कुछ और है, जो आपके सामने मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत छोटी उम्र के भी हैं। ठीक है ना, तो ज़िंदगी में जो आना है वो क्या होगा? जाएगा भी अपने समय के हिसाब से, लाइफ साइकिल को पूरा करके। तो सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा होता है, जो बिजनेस बनता है लाइफ साइकिल के हिसाब से जाता भी है। कोई 500 साल बाद जाता है, कोई 400 साल बाद जाता है, कोई 50 साल बाद जाता है, लेकिन जाना तय होता है। लेकिन अभी हम क्या मानकर चलेंगे? गोइंग कंसर्न। हमारा बिजनेस चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है ना, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम में थ्योरी आने वाला है कुछ। आपको तो बेसिक समझना है ना, बस समझ लीजिए। आपको 11th 12th में नहीं है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आपको मीनिंग पूछा जाएगा,
सॉरी, डिस्क्राइब करने के लिए कहेगा। वंस वी स्टार्टेड द बिजनेस वी ऑलवेज फील व्हाट, इट विल कीप गोइंग ऑन। लिख लो इस बात को, चलो मैं भी लिख लेता हूँ। वंस वी started the business we always assume that once we started the business we always assume that business will keep going on। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। आइए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस आपका चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस आपका तब चलता रहेगा जब साल में या किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक करके आप बिजनेस का हेल्थ भी क्या करते रहोगे, चेक करते रहोगे। आपकी ज़िंदगी भी बहुत लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन अगर आपका लाइफ ठीक नहीं है, खान पान रहन सहन ठीक नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं है, तो फिर समझ लो कि आपका क्या होने वाला है, बहुत जल्दी नुकसान होने वाला है। लाइफ साइकिल आपकी छोटी हो जाएगी। सिमिलरली बिजनेस में भी, बिजनेस हमेशा चलती रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुक रुक कर क्या करना पड़ता है, उसके एक साल बाद, जनरली एक साल बाद होता है, एक साल बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकाली जाती है, सारे हिसाब किताब किए जाते हैं और बिजनेस की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो चेक की जाती है, उसका हेल्थ चेक किया जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो और कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस दे रहा है तो प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ऑल एक पीरियडिकल टाइम पे आप उसकी क्या कर सकें, हेल्थ चेक कर सकें, बिजनेस के बारे में स्टडी कर सकें। तो जिस टाइम पे हिसाब करते हैं उसी टाइम को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग पीरियड। बात समझ गए, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जनरली क्या होता है, जनरली ऑफ 1 ईयर, जनरली ऑफ 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, मान समझ गए। और वो कभी से स्टार्ट हो सकता है, जनवरी 1 से दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून एंड वट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आइए, अकाउंटिंग पीरियड के बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? देखिए बिजनेस में जब भी कभी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो रिकॉर्डिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे। लिख देता हूँ इसको मैं, वट एवर इज recorded in business, recorded in terms of money। जब भी बिजनेस में कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड किस टर्म्स में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। मान गए जी? और तभी करके याद है आपको, मैंने एक बात कही थी शुरू में ही कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को बिजनेस में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि उसकी मनी के टर्म्स में वैल्यूशन ही नहीं हो सकती। जैसे लव, अफेक्शन, डेथ, रिटायरमेंट, बात समझ गए, या फिर
क्वारल, फाइट, ये सब भी बिजनेस में चलता है, नहीं चलता? बताओ। आपस में स्टाफ क्या करते हैं? फाइट कर सकते हैं। आपस में स्टाफ क्या कर सकते हैं? रोमांस भी कर सकते हैं, मेल फीमेल स्टाफ में। उसका आपको फ़ायदा भी हो सकता है और उसका आपको क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा, नेगेटिव है तो आपको क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। लेकिन कितना फ़ायदा नहीं पता सर, कितना नुकसान नहीं पता सर, क्योंकि ये सब क्या होता है? इमोशनल बातें होती है, इनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। नुकसान तो बहुत होता है लेकिन मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मान गए? वॉट एवर इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। और क्या क्या हो सकता है? और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस करूँ तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना? क्योंकि 5-7 छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना? तो उनके अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना, ज़्यादा लंबा पढ़ भी नहीं सकते बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में क्या कंटिन्यू करेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड एजम्पशंस जो भी तो सारा डिस्कस करेंगे, और उनसे भी बात हमारी हो सकती है क्या हो जाए, थोड़ी और आगे बढ़ जाए। लेकिन इतना तो तक आप तैयार कीजिए। अगली क्लास अब कुछ बुक से भी आप पढ़िए इन सब चीज़ों को। अगली क्लास से फिर मिलते हैं, पक्का। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।